नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम लोग प्रकाश के दूसरे लेक्चर में देखते हैं कि प्रकाश की जो गुणों के बारे में हमने आपको बता दिया था कि प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं। उन गुणों के बारे में ही डिटेल में अगर हम पढ़ लें तो हमारा प्रकाश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और साथ ही इसमें कुछ चैप्टर बचते हैं जो लेंस के बचते हैं और आँख के बचते हैं। आँख के बारे में पढ़ लेंगे, लेंस के बारे में पढ़ लेंगे और दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी यही सब है। तो ये सब चीज़ें जैसे ही खत्म हो जाएंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसमें कोई खास था ही नहीं। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश के गुणों के बारे में हम जान गए थे। अब यहाँ देखते हैं प्रकाश के अंदर किस किस तरह का गुण होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आज देखते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति। प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में। दोहरी प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डुअल नेचर। क्या कहेंगे? डुअल मतलब दोहरी, नेचर मतलब प्रकृति, डुअल नेचर, या इसी को कहते हैं द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति या डुअल नेचर कहे या द्वैत प्रकृति कहे तो आप क्या समझेंगे इससे। ठीक है, चलिए देखिए। कहने का मतलब है, डुअल का मतलब क्या समझते हैं? डुअल का मतलब हम लोग समझते हैं हिंदी में दो। ठीक है, डुअल का मतलब क्या समझते हैं? दो। डुअल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? दो। तो प्रकाश की डुअल नेचर के बारे में जानेंगे। मतलब जो प्रकाश है, जो लाइट है, प्रकाश के अंदर कितने गुण होते हैं? दो गुण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कण का गुण, दूसरा कौन सा होता है? तरंग का गुण। प्रकाश के अंदर कण का भी गुण होता है, तरंग का भी गुण होता है। हम कहना क्या चाहते हैं? प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। कण मतलब पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है और तरंग मतलब वेव की तरह भी व्यवहार करता है। तो प्रकाश के अंदर कितने गुण हो गए? दो। प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह व्यवहार करता है, दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? डुअल नेचर। प्रकाश के कितने नेचर हो गए? दो नेचर हो गए। प्रकाश कण की तरफ व्यवहार कर रहा है, तरंग की तरफ व्यवहार कर रहा है, तो कण और तरंग मिलकर कितने नेचर हो गए? दो। इसलिए इसे कहेंगे डुअल नेचर। किसका? प्रकाश का। प्रकाश का डुअल नेचर, द्वैत प्रकृति। प्रकाश का द्वैत प्रकृति। अब देखिए, जो हम लोग प्रकाश कण की तरह कार्य कर रहा है, इस पे कौन कौन से चीज़ों के हम लोग परिभाषाएं देंगे? प्रकाश तरंग की तरह काम कर रहा है, उस पर किन किन चीज़ों के हम लोग परिभाषाएं देंगे। ठीक है, तरंग कहने का मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो तरंग है, तरंग पर कौन कौन सी चीज़ें बेस्ड हैं और पार्टिकल पर कौन कौन सी चीज़ें बेस्ड हैं, उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, जो तरंग पर बेस है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको एक बार देखेंगे, फिर कण के पे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो इसके अलावा भी इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, लेकिन हम बारी बारी से आपको बताएंगे, घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं तरंग पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको हम मिटा देते हैं, फिर आप इसी के यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं चलिए लिख ही देता हूँ। तरंग पे कौन कौन सी चीज़ें बेस्ड हैं? तरंग पे और कण पे देखिए, एक होता है क्रॉम्पटन प्रभाव। क्या? क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव किस पर डिपेंड है? परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्रॉम्पटन प्रभाव किस पर आधारित है? कण पर आधारित है कि तरंग पर आधारित है? किस पर क्रॉम्पटन प्रभाव आधारित है, बताइए। तो जो क्रॉम्पटन प्रभाव है, क्रॉम्पटन प्रभाव वह किस पर आधारित है? कण पर आधारित है। ठीक है, और जो पढ़ते हैं हम लोग परावर्तन, अपवर्तन, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे परावर्तन, और क्या पढ़ते हैं? अपवर्तन। ये सब गुणों में हमने आपको बता दिया था कि प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। परावर्तन के गुण होते हैं, अपवर्तन के गुण होते हैं, व्यतिकरण के गुण होते हैं, विवर्तन के गुण होते हैं। ऐसे ऐसे हमने तमाम चीज़ें बता दिया था आपको। तो परावर्तन का गुण तरंग पे, अपवर्तन का गुण तरंग पर। ठीक है, और बताइए विवर्तन का गुण, व्यतिकरण का गुण। ठीक है, विवर्तन का गुण, व्यतिकरण का गुण। ऐसे ऐसे जो गुण हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं?
हमारे तरंग प्रकृति पर निर्भर करते हैं। और कण को कौन सा? क्रॉम्पटन प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव यह कण पर डिपेंड करते हैं। यह सीधी सीधी जान जाइए कि कण पे केवल दो प्रभाव डिपेंड करते हैं, क्रॉम्पटन और प्रकाश विद्युत प्रभाव। बाकी जितने भी प्रभाव आएंगे वो हम लोग तरंग पे मारेंगे। ठीक है, टिक करेंगे जो भी विकल्प आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाएगा कि प्रकाश की कण प्रकृति पर कौन कौन से परिभाषाएं आधारित है या कौन कौन से प्रभाव आधारित हैं, तो हम बताएंगे क्रॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये दोनों के दोनों प्रभाव कण पर आधारित हैं, कण पर बेस्ड हैं, कण प्रकृति पर। और कौन कौन से प्रभाव तरंग प्रकृति पर डिपेंड करते हैं या निर्भर करते हैं या उस पर बेस से आधारित हैं, वो पूछेगा। तो हम लोग परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको जितने हमने बताया था नीचे, आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इसके गुणों के बारे में हमने कल बताया था, पिछला वीडियो आप देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तभी आप जान गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पता चल गया द्वैत प्रकृति। पूछेगा कोई अगर प्रकाश की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधे सीधे बोलिए कि प्रकाश के अंदर कण और तरंग दोनों का गुण है। इसी को प्रकाश का द्वैत प्रकृति कहते हैं। कण पर आधारित क्रॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, जबकि तरंग पर आधारित परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण इत्यादि प्रभाव तरंग प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाएं इसको। जैसे हमने बताया ठीक ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखने वाली सोचने वाली बात है कि जो एक कणिका सिद्धांत है ये किसने दिया? कणिका सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। कणिका मतलब कण, पार्टिकल। कणिका का मतलब क्या समझेंगे? कण या पार्टिकल। पूछेगा प्रकाश का कणिका सिद्धांत के बारे में बताइए। तो आप तो कोई परीक्षा दे नहीं रहे हैं 9, 10, 11, 12 का, आपको डिटेल में लिखना है। आपसे क्या पूछेगा? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? 4 विकल्प देगा, तो आप किसको टिक करेंगे? इसको बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे? न्यूटन। इसीलिए कहा जाता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। और न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में क्या बताया कि जो प्रकाश जो होता है, जो प्रकाश होता है वह क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। उन्होंने बस अपने कणिका सिद्धांत में ही बताया। उन्होंने अपने कणिका सिद्धांत में बताया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यह न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में बताया। ठीक है, अब देखिए इसी बात में एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, प्लांक। ठीक है, क्या नाम है? प्लांक। नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, फेमस वैज्ञानिक हैं। प्लांक क्या कहते हैं? इन्हीं की बात को कोट करके इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हो, इनकी बातों को जाने, सुने, समझे, ऐसी बात को आगे बढ़ाते हो। क्या वो क्या कहते हैं? वो भी कण के बारे में ही बोलते हैं। न्यूटन ने क्या बोला कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उन्होंने भी यही बताया कि जो प्रकाश है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उन्होंने ये बात कहा, लेकिन उन्होंने आगे बताया क्या कि जो छोटे छोटे कण हैं वो बंडल के रूप में रहते हैं। वो एक बंडल के रूप में रहेंगे। ठीक है, एक छोटे छोटे बंडल के रूप में रहेंगे। ठीक है, बंडल कहिए या इसी को कहिए या पैकेट कहिए, इसी को पैकेट कहिए, बंडल या पैकेट के रूप में रहते हैं। प्लांक ने क्या बताया कि जो प्रकाश है छोटे छोटे, इनकी बात को आगे बढ़ा देता है। वो कहता है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, किंतु ये बंडल या पैकेट के रूप में रहता है। इसी बंडल या पैकेट को वो क्या कहते हैं? क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। वो कहता है इन्हीं बंडलों या पैकेटों को क्वांटा कहा जाता है। प्रश्न यहाँ क्या निकल के आता है? पूछेगा क्वांटा के बारे में किसने बताया था? तो क्या बताएंगे? प्लांक ने। न्यूटन ने नहीं बताया। न्यूटन ने बस इतना बोला कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है इसके बारे में कोई बताया जानकारी नहीं दी। जबकि प्लांक ने बताया
कि यह इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह बंडल के रूप में और या पैकेट के रूप में रहता है। इन छोटे छोटे पैकेटों को क्वांटा कहते हैं। ठीक है, अकेला अगर रहेगा, अकेला अगर है, इन पैकेटों तो क्वांटा कहेंगे। पैकेट हो गया देखो 4 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 4 का, ऐसे पैकेट बन गए। पैकेटों को हम लोग कहेंगे क्वांटा। लेकिन अगर अकेला है तो अकेला को तो क्वांटा नहीं कहोगे, पैकेट को क्वांटा कहोगे। अकेले को क्या कहोगे? तो अकेले को क्या कहते हैं? फोटॉन। क्या कहते हैं? फोटॉन। हिंदी में लिख लो, फोटॉन। ठीक है, तो जो ऊर्जा का एक पैकेट होगा, अकेला जो ऊर्जा का पैकेट होगा, ठीक है, एक जो पैकेट होगा, अकेले पैकेट को कहेंगे फोटॉन, और पैकेटों का जो गुच्छा होगा, ये बंडल होगा, उसे हम लोग कहेंगे क्वांटा। उम्मीद है दोस्तों मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और निश्चित रूप से आप भरोसा करिए, आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने पाएगा दोस्तों। वो चाहे छोटा पेपर हो चाहे बड़ा पेपर आप उठा के देख लीजिए, निश्चित रूप से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए इसको मिटाएं। थ्योरी तो आप लोग पढ़े हैं, बहुत पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जितना हम बातें बताएं उसको बस दूर आते रहिए। ठीक है, मिटाए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम वही आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। डिटेल आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप डिटेल में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट का उत्तर दूंगा और तत्काल दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तरंग के बारे में किसने बताया? तो किसने बताया तरंग के बारे में? हाइगेंस। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, या पूछेगा तरंग सिद्धांत के बारे में किसने बताया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में किसने बताया? हाइगेंस ने। या कहेगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बताइए। सीधी सीधी बात यही, तरंग सिद्धांत के बारे में कौन बताया? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, कौन बताया? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, किसके बारे में? तरंग के बारे में। इन्होंने क्या कहा? जैसे न्यूटन ने कहा था कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, वैसे ही इन्होंने क्या कहा प्रकाश के बारे में? इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है, कौन? प्रकाश। प्रकाश के बारे में उन्होंने क्या बताया था? कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन्होंने क्या कह दिया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बात छोटी है दोस्तों लेकिन मोटी है। क्या? प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इन्होंने बता दिया। अब हम जानते हैं कि किसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इस साल अभी बीपीएससी पेपर कराया था प्राइमरी टीचर का, उसका ये आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश कैसी तरंग है। 4 विकल्प दिया था, उसमें से था विद्युत चुंबकीय तरंग सही। बहुत सारे बच्चों ने नहीं टिक कर पाया। अगर वो पूछ लेता किस तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगी कहते हैं तो हम क्या जवाब देते? बताइए, किसी को याद है साथी को? चलिए देखते हैं। जो तरंगे या जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत न हो, माध्यम की जरूरत न हो, जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत न हो। हमने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि माध्यम कितने टाइप के होते हैं, मीडियम कितने टाइप के होते हैं हमारे। मीडियम हमारे 2 तरफ के होते हैं। माध्यम कितने तरह का? 2 तरह का। एक होता है हमारा होता है डेंसर और दूसरा होता है रेरर। डेंसर मतलब सघन माध्यम, रेरर मतलब विरल माध्यम। हिंदी वाले साथी भी नाराज न हो, ध्यान देते रहे। माध्यम हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, सघन और विरल। तो जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत न हो उन तरंगों को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। मतलब या माध्यम में तो गति कर ही ले, माध्यम नहीं भी है तब भी गति कर ले। तो जहाँ माध्यम नहीं होता है, जहाँ मीडियम नहीं होता है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। आप लोग तो बहुत होशियार है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? निर्वात। जिस जगह पे हवा न हो, मीडियम न हो, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात। तो प्रकाश एक ऐसी तरंग है, आप जानते भी हैं कि प्रकाश बहुत दूर से आती है। कितना दूर से आती है दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा। नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, कहाँ से आती है? सूरज से आती है, तो सबको पता ही होगा ना। अब सूरज से पृथ्वी की कितनी दूरी है आप कमेंट में उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, मतलब निर्वात में भी चल कर आता है। सूर्य से वहाँ चला तो थोड़ी हर जगह हवा हुआ है, निर्वात है वहाँ, तो निर्वात में भी गमन करता है और माध्यम में भी गति करता है। तो जो तरंगे निर्वात में भी गति करें, माध्यम में भी गति करें,
उनके लिए कोई डिपेंडेंसी ना हो कि हम माध्यम में खाली चलेंगे या केवल निर्वात में ही चलेंगे, ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात में समझ में क्या, हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात बोल दिया। इससे बहुत सारे बातें हम लोग आपस में जान गए हैं, ठीक है। अब हमने ये भी बता दिया था पिछले बार डेंसर में चलने पे क्या होगा, इस पे चलने पे क्या होगा, ये सब चीज़ें हमने चर्चा कर लिया था, पीछे नहीं जाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए और बकिया आगे आगे सीखते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है और परीक्षा में बार बार लोगों से पूछा जाता है, बहुत लोग जवाब नहीं दे पाते या बहुत लोग रटी रटाई क्वेश्चन देते हैं, तो आपको हाई स्कूल की तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो उन्हीं सब में से मटेरियल में जो आप पढ़े हैं उन्हीं से निकाल को क्वेश्चन पूछता रहता है। आपको कितनी जानकारी है कितनी नहीं, तब उसके हिसाब से आप उत्तर दे पाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में क्या है कि एक हम ले लिए कांच, क्या ले लिए, कांच ले लिए। अब कांच को हमने एक तरफ से कर दिया पॉलिश, कांच को हमने कर दिया क्या, एक तरफ से पॉलिश, क्या कर दिया, एक तरफ से हमने पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया हमने, पॉलिश। पॉलिश किस चीज़ का करते हैं, सबसे अच्छा पॉलिश किस चीज़ का होता है, AgNO3 का। अगर हम लोग लैब के लिए बना रहे हैं, लैब मतलब प्रयोगशाला, जो वैज्ञानिक लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोगशाला। अगर हम लोग लेबोरेटरी के लिए बना रहे हैं, प्रयोगशाला के लिए बना रहे हैं, तो उस समय या वैज्ञानिक कार्य, कोई भी वैज्ञानिक कार्य करने के लिए, मतलब साइंटिस्ट के लिए जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो उस समय अगर हम पॉलिश करेंगे तो AgNO3 का पॉलिश करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश करेंगे। जबकि घरेलू कार्यों के अगर हम लिए करेंगे, जो घर में जो कांच जो शीशा उसा देते हैं हमको चेहरा वगैरह देखने के लिए, तो जो घरों में जो हम पॉलिश करेंगे, तो घरों वाला जो पॉलिश करेंगे उसमें किस चीज़ का पॉलिश रहता है, उसमें रहता है फास्फोरस का। किस चीज़ का रहता है, फास्फोरस का पॉलिश रहता है, ठीक है। अब किस फास्फोरस का रहता है, आप कोई शीशा तोड़ के बताएंगे हमें उत्तर, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक कांच लिए हमने, उसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब हमने एक किस पे सीधी रेखा खींच लिया, ठीक है, एक हमने सीधी रेखा खींच लिया, एकदम सीधी। एकदम सीधी का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनाता हो, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाता हो, 90 डिग्री का, ठीक है। इस रेखा को कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश में रहता है, नॉर्मल, अभिलंब रेखा कहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से कोई प्रकाश हम डालें, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश हमने डाला, हमने लाइट डाला, तो जिस प्रकाश को डालेंगे, जिस लाइट को डालेंगे, उस लाइट को क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण, जिस किरण को डालेंगे, उस एक किरण को देख रहे हैं बड़े डाल के, जिस किरण को डालेंगे उसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। जब आप पॉलिश किए हुए हैं तो प्रकाश इधर तो जाएगा नहीं, अगर हम पॉलिश नहीं करते तो क्या होता, प्रकाश इधर नीचे चला आता, प्रकाश नीचे चला आता। तो जब प्रकाश नीचे चला आता तो हम लोग इसे कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, कब प्रकाश वापस आएगा नीचे, या कब हम चाहेंगे बिना पॉलिश किए ही प्रकाश को वापस ले लें, परावर्तन की तरफ कर लें, बिना पॉलिश किए परावर्तन का गुण ले लें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ डिस्कस ये बस कर रहे हैं कि पॉलिश हमने कर दिया, जब इस पर हम किसी भी पॉलिश की हुई, अब जब पॉलिश कर दिया तो सतह कैसा हो गया, चमकदार। कैसा हो गया, कैसा सतह हो गया, चमकदार सतह हो गया। अब इस चमकदार सतह पर अगर हम प्रकाश की किरण डालें तो टकरा कर या वापस लौट जाएगी किधर, जिस माध्यम से होकर आई थी, ठीक है। ऊपर का कुछ क्या है, माध्यम अलग है, नीचे का माध्यम अलग है। मान लीजिए ऊपर सरल है, नीचे विरल है, अलग अलग माध्यम है। या माध्यम कैसा भी हो, जिधर से वो आई है उधर ही लौट जाएगी, ऊपर से आई थी तो ऊपर ही लौट गई, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो जा रही है किरण उसे क्या कहेंगे,
परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब देखिए बीच में एक लाइन है अभिलंब, अभिलंब के साथ ए भी कोण बनाएगा, अभिलंब के साथ ए भी कोण बनाएगा, दोनों के दोनों कोण बनाएंगे, ठीक है। अभिलंब के साथ आपतित किरण भी कोण बनाएगा, अभिलंब के साथ परावर्तित किरण भी कोण बनाएगा, दोनों के दोनों कोण बनाएंगे। तो जो आपतित किरण कोण बनाएगा उसे हम कहते हैं स्मॉल आई, ये वाला जो कोण बनाएगा, परावर्तित किरण जो कोण बनाएगा उसे कहेंगे स्मॉल आर। आई को हम लोग अभिलंब और आपतित किरण में जो के बीच में जो आई कोण बन रहा है, इसी कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्रकाश, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? वो पूछा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो बताएंगे प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार सतह से, प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है। मतलब जिधर से ऊपर से आई तो टकराकर ऊपर ही लौट गई, ठीक है। कहने का मतलब ये है प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार सतह से टकराकर जिस माध्यम से वो आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। यह जो घटना हुई, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभिलंब के साथ, या ऐसा कि आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब या आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे परावर्तन कोण, ठीक है दोस्तों। यही इससे क्वेश्चन बनता है। चमकदार सतह क्यों हुआ? कोई पूछेगा चमकदार कैसे सतह हो गया? बताया पॉलिश कर दी इससे चमकदार सतह हो गया। किसका पॉलिश करेंगे? तो बताएंगे अगर लैब वेब के लिए कर रहे हैं तो AgNO3 का पॉलिश करेंगे। Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश करेंगे। अगर घर और के लिए जनरली यूज, साधारण यूज के लिए कर रहे हैं तो फास्फोरस का पॉलिश करेंगे। उम्मीद है दोस्तों इसके अलावा भी तमाम चीज़ों को पॉलिश किए जाते हैं, सस्ता जो इस्तेमाल कर सको वही, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, अभी मार्केट में तो बहुत सारे हैं, बहुत चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जनरली जो किताबों में मिलती है उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परावर्तन किसे कहते हैं। और परावर्तन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है यही पूछेगा, ठीक है। अब देखिए जब परावर्तन हो रहा है तो इसके नियम भी होंगे, ठीक है। परावर्तन का क्या नियम है, ठीक है। तो अब अगला हेडिंग रहेगा परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। अब अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, दोनों के कितने नियम होते हैं? दोनों के बस 2 ही नियम होते हैं। तो देखिए परावर्तन का पहला नियम क्या कह रहा है? परावर्तन का पहला नियम, जो ये आने वाली किरण है और यहाँ से लौट के जाने वाली किरण है और ये अभिलंब, तीनों की तीनों देखो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं कि नहीं? इसी बिंदु पर आपतित किरण भी मिल रही है, इसी बिंदु पर परावर्तित किरण भी मिल रही है, इसी बिंदु पर अभिलंब भी मिल रहा है। तो पहला नियम यही होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों के तीनों कहाँ मिल रहे हैं? एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये पहला नियम है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जो बातें मैं बोलता हूँ वही लिखता हूँ, उसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अब देखिए इसका दूसरा नियम क्या है? इसका नियम क्या है? दूसरा नियम है कि जितना आई का मान होगा, ये क्या है? 2 रेखाओं के बीच का कोण ही तो है, तो जितना कोण आई का मान होगा उतना कोण आर का मान होगा। दूसरा नियम उन्होंने बताया है कि जितना कोण आई रहेगा उतना कोण आर। अगर कोण आई का मान 10 है तो इसका मान भी 10 होगा, कोण आई का मान 50 है तो इसका मान भी 50 होगा। वही नियम इसका भी हो जाए, अगर इसका मान 60 है तो इसका भी मान 60 होगा। मतलब दोनों कोण का मान बराबर होगा। हम कहना क्या चाहते हैं कि कोण आई का मान कोण आर के बराबर है। मतलब हमें कहना कोण आई को क्या कहते हैं?
आपतन कोण बराबर कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। यही तो करना चाहता, दूसरे नियम में ही बताया गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, कौन सा चिन्ह है, बराबर, बराबर होते हैं। इसी को लिख लो, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम। ठीक है, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, हमने आपको बता दिया। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसका यूज क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें इसको पढ़ने के बारे में। ठीक है, हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं बताइए। परावर्तन का उपयोग, परावर्तन का क्या क्या उपयोग है, कैसे कैसे हम उपयोग इसका कर रहे हैं, इसके बारे में। ठीक है, आप स्टडी करिए, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जब अपवर्तन पढ़ाने आएंगे तो इसके बारे में हम पहले इससे स्टार्ट करेंगे, फिर अपवर्तन के बारे में चलेंगे। ठीक है, जहाँ तक आप पढ़े थे वहाँ तक हमने बता दिया। आप इसके बारे में निश्चित रूप से कोई नहीं सोचा होगा कि हम कभी सर्च करें। ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर में कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर क्या होता है, कहाँ लगाते हैं इसको, क्या करना चाहते हैं हम। देखे होंगे गड़ियाँ, सड़कों, ये सब चीज़ों के बारे में, प्रकाश को फैलाना अधिक से अधिक हम चाहते हैं, रिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ इस्तेमाल किया, बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। मिलते हैं 4-5 क्वेश्चन के साथ जो बार बार परीक्षा में रिपीट करके यहाँ से पूछता रहता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। साथियों, क्वेश्चन आप खोजिएगा और जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट में पूछ लेगा। अगले वीडियो में हम आपको डिटेल में कुछ क्वेश्चन करा देंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। अगर वीडियो ख़राब लगे तो डिसलाइक भी करें दोस्तों। धन्यवाद।